सीबीएस के सिलेबस पर ही चलती है। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है आपका भारतीय इतिहास। क्या दिया गया है? भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दो बातें बोली है। अब ये समझना होगा कि भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में आप देखेंगे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया। आप देखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत हो गई, भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास और इसके बाद में आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि भारतीय इतिहास का जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको खासकर 5 बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। 5 बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। कौन कौन से 5 बिंदु हैं? तो आप कहेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारत की सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमने आपको यह तो बता दिया कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भाई प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ा जाए, यह भी तो सवाल है। ये तो कोई भी बता सकता है, आप भी हमें बता सकते हैं कि भाई इतिहास में आप कह सकते हैं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतना तो आप बता ही सकते हैं। भले ही आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात ना करें, भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात ना करें, लेकिन इतनी बातें तो आपको पता ही होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि इनमें से पढ़ा क्या जाए। सवाल तो यह भी समझना बहुत अति आवश्यक है। अगर हम देखेंगे तो आपको समझना होगा कुछ बातों को कि अभी हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं। किसकी? प्राचीन और मध्यकालीन। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में क्या अध्ययन किया जाए, इतिहास में क्या अध्ययन किया जाए। अगर आप देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में अभी तक के जितने भी पेपर हुए सबको उठा कर देख लीजिएगा, और ये यूपी पीसीएस की बात नहीं है, बल्कि जितने स्टेट पीसीएस हैं, बल्कि यूपीएससी है, इसी तरीके इसी पैटर्न से सवाल पूछता है। क्या पूछता है? प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे तो एक सवाल बनेगा आपका प्रशासनिक व्यवस्था से। सवाल बनता है आपका प्रशासनिक व्यवस्था
सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, ये अगर तीन बातें आपको क्लियर हैं तो ये मान के चलिएगा कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की समस्या समाप्त हो जाए। अब सवाल ये है कि भाई तो प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल किन टॉपिकों से बन सकता है, सामाजिक व्यवस्था से सवाल किन टॉपिकों से बन सकता है, आर्थिक व्यवस्था से सवाल किन टॉपिकों से बन सकता है, ये समझना अति आवश्यक है। अगर आप देखेंगे तो प्रशासन में प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा प्रशासनिक उदाहरण मौर्य काल का है। किसका है? मौर्य काल का। मौर्य काल तो प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल मौर्य काल से बनेगा। इसके बाद में आप देखेंगे चोल साम्राज्य का है, चोल काल, और चोल के बाद में अगर आप मध्यकाल में जाएंगे तो बलबन का देखने को मिलेगा, बलबन का। और बलबन के बाद में अगर आप देखने जाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के बाद में अगर आप देखने जाएंगे इधर तो आपको देखने को मिलेगा प्रशासनिक व्यवस्था में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था मराठाओं की भी है। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। इतने टॉपिकों से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना। किसका? प्रशासनिक व्यवस्था का। इस बार आप देखेंगे बलबन के राजत्व सिद्धांत से सवाल पूछ दिया गया, यानी कि बलबन के प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल आया था। अब की बार में बलबन आया, कभी मौर्य पूछा जाएगा तो कभी चोल पूछा जाएगा, कभी विजयनगर साम्राज्य पूछा जाएगा तो कभी मराठा साम्राज्य पूछा। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक पढ़ने होंगे, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं पढ़ेंगे। गुप्तों की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है, तो गुप्त के लिए आपको अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा। गुप्तों के लिए आपको आर्ट एंड कल्चर में देखना होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमने जो अभी आपको बताया कि पढ़ना क्या है, सिलेबस हमको पता है कि इतिहास पढ़ना है, लेकिन इतिहास में पढ़ना क्या है ये भी तो समझना अति आवश्यक है। अगर यही नहीं पता है तो हम कितना भी पढ़ते रहें, कभी पता लगे कि इस बार हमने बलबन का अध्ययन नहीं कर पाए, चोल को हमने पढ़ लिया था, चोल से सवाल नहीं आया, बलबन से सवाल आ गया, फिर हमको लगता है कि यार पूरा ही इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो पीएचडी करनी पड़ेगी। आपने भी सुना होगा, कई छात्र सोचते हैं, कई टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं, कह रहे अब पीसीएस के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं में रहकर अध्ययन करना होता है। ये मैं केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, इसको मुख्य परीक्षा से मत जोड़ना। अगर हम सामाजिक व्यवस्था के
अंतर्गत देखें चल के, तो आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में सबसे अच्छा उदाहरण आपको हड़प्पा देखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद में वैदिक, वैदिक वैदिक के बाद में आप जैन एवं बौद्ध, जैन एवं बौद्ध, बस इतने टॉपिकों को आपको सामाजिक व्यवस्था देखनी होगी और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं अध्ययन करना है। इतने टॉपिकों का केवल और केवल सामाजिक व्यवस्था देखनी होगी। अगर हम आर्थिक व्यवस्था में देखें तो आप कहेंगे गुप्तकाल, गुप्तकाल, और गुप्तकाल के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसको केवल देखना होगा और ज्यादातर सवाल बनेंगे तो गुप्तकाल से बनेंगे। इतने टॉपिक को आपको किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा? तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत इतने टॉपिक का अध्ययन करना होगा। आप सोचे इतिहास का सिलेबस खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप सभी लोगों का कोई सवाल हो तो पूछते चलिएगा। अब देखिएगा, आयोग आपको स्पष्ट रूप से कुछ चीजें देता नहीं है, लेकिन समझ नहीं होती है। क्या समझ नहीं होती है? अब इतना तो हमने समझ लिया है, एक शब्द और मिलता है, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं। अभी ये छात्रों को पता ही नहीं होता है कि प्रमुख घटनाओं में कौन सी घटनाओं का अध्ययन करना है। प्रमुख घटनाओं में कौन सी घटनाओं का अध्ययन करना होगा? क्या हमें प्राचीन काल की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना है, या मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना है, या आधुनिक काल की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना है? कुछ नहीं पता है। लेकिन यह जरूर सुना है कि प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना है। प्रमुख घटनाओं का जब आप अध्ययन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मध्यकाल की देखना है। मध्यकाल की जितने युद्ध वगैरह हुए हैं उनको आपको देखना है, ठीक? और वो भी आपको किस किस के? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत हो गया, आप कहेंगे मुगल साम्राज्य हो गया, आप कहेंगे मराठाओं का जो युद्ध हुआ है उसको देखना है, आप कहेंगे वो कर्नाटक का युद्ध देखना है, आप कहेंगे मैसूर का युद्ध देखना है, आप कहेंगे सिंध पंजाब वाला युद्ध देखना है। बस इन्हीं को प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत आपको पढ़ना और कुछ नहीं। अगर इतनी बात को आपने समझ लिया तो यह मान के चलिएगा आप प्राचीन एवं मध्यकाल के सिलेबस से आप परिचित हो गए। प्राचीन एवं मध्यकाल के सिलेबस से परिचित हो गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिख लीजिएगा, प्रमुख घटनाएं सिर्फ मध्यकाल की ही पढ़ना है। हाँ, आगे आपको क्या अध्ययन करना है? इसके बाद में हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बाद में आपको बताया था भारत का सांस्कृतिक विरासत, भारत का सांस्कृतिक विरासत। आप कहेंगे हमको तो यह सिलेबस देखने को नहीं मिला। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है।
लेकिन आप सवाल देखेंगे तो यहां से देखने को मिलते हैं, सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आपको क्या देखना होगा? कला प्रारूप, कला प्रारूप, कला प्रारूप के अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना होगा? तो आप कहेंगे कला प्रारूप के अंतर्गत आपको वास्तुकला, वास्तुकला, चित्रकला, चित्रकला, संगीत, संगीत, नृत्य, नृत्य और आदि कला आ जाती है। बस इतनी कला को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इतनी ही कलाओं को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आप सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत और एक पहलू को देखेंगे। आप सोच के देखो, मध्यकाल के जितने भी साहित्य हैं उन सभी को सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ही रखा गया है। मध्यकाल के जितने साहित्य हैं वो सभी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत रखे गए हैं। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं या आधुनिक काल की जो किताबें लिखी गई हैं वो सब सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत रखी गई है, हाँ या ना? अरे भाई बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या है? मध्यकाल, मध्यकाल की सभी साहित्य, सभी साहित्य, साहित्य सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक विरासत के, विरासत के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका अध्ययन करना होगा, इनका अध्ययन आपको करना होगा। अब आप देखो, क्या इस बार का यूपीपीसीएस की जो प्री आया था उनमें इसी तरीके से सवाल देखने को मिले थे? आप लोग स्वयं बताइएगा, देखने को मिले थे या नहीं? या इससे पिछले वाले पेपर को भी देखिएगा, इसी के अनुरूप आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इससे पिछले वाले पेपर को देखिएगा, इसी के अनुरूप आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नहीं है पता तो हम पर भरोसा रखिएगा और यही आपका सिलेबस है। मैं केवल और केवल इतिहास की बात कर रहा हूं अभी, और वो भी हमने अभी किस किस की बात की? तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की बात की है। इसको नोट करते चलिएगा, ये चीजें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी और यही गलतियां होती हैं, क्योंकि जब हमको सिलेबस से नहीं पता है तब हम केवल और केवल आकलन के आधार पर तैयारी करते हैं, उसी आधार पर हम रोड मैप बना लेते हैं और फिर तैयारी हो नहीं पाती। ठीक, ये मत घबराना कि ये सब चीजें मिलेंगी कहां से। हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। आगे चलते हैं आधुनिक इतिहास की तरफ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यूपीपीसीएस का सिलेबस कुछ लोग 5 मिनट में डिस्कशन कर देते हैं। यूपीपीसीएस का सिलेबस 5 मिनट या 10 मिनट में डिस्कशन करने वाला काम नहीं है। ये कम से कम
कम 4 घंटे लेता है। सिलेबस को अगर आप डिकोड कर रहे हैं तो कम से कम आपको 4 घंटे देना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि प्रश्न आ कहां से रहा है। इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में सवाल कहां से देखने को मिलेगा? तो आधुनिक इतिहास में आपका पहला टॉपिक क्या रहेगा? तो आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक के अंतर्गत हम प्लासी, बक्सर, बंगाल में दैत्य शासन, भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार, ये सारी चीजों का अध्ययन कर रहे होंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो ये टॉपिक एक हमने आपको लिख दिया है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना होगा। इसके बाद में आपको क्या अध्ययन करना होगा आधुनिक इतिहास के अंतर्गत? तो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा स्वतंत्रता संघर्ष। क्या अध्ययन करना होगा? स्वतंत्रता संघर्ष। अब स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कहां से मानी जाती है? स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना होगा, यही छात्रों को पता नहीं होता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाए। आपको बता दें, स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत 1857 का विद्रोह आपको देखना होगा। अब केवल और केवल 1857 का विद्रोह नहीं देखेंगे, बल्कि जनजातीय संघर्ष भी देखना होगा। जनजातीय संघर्ष भी देखना होगा और इसी के साथ में आपको किसान संघर्ष भी देखना होगा। किसान संघर्ष भी देखना होगा। इसी के साथ में आपको व्यक्तिगत संघर्ष भी देखना होगा। व्यक्तिगत संघर्ष भी देखना होगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। और आयोग क्या करने लगा है? 1857 के विद्रोह से सवाल कम कर दिए हैं, बल्कि जनजातीय विद्रोह, जनजातीय संघर्ष, किसान संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष से सवाल उठा के पूछ लेता है। इस टॉपिक से यह स्वतंत्रता संघर्ष से एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। हर वर्ष देखने को मिलता है। हर वर्ष। इसके बाद में आगे आपको क्या पढ़ना होगा? केवल इतना ही पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में जितनी बातों को हम बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। इतनी चीजों को समझते हुए अध्ययन करना है। हाँ, इसके बाद में 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन, इसको आपको अध्ययन करना ही होगा इस टॉपिक। और इसके बाद में अब बात आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या कहें कि जो आपके सिलेबस में दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या आपके सिलेबस में दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? आप कहेंगे 1885 से लेकर 1947 तक, 1947 तक। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? किस प्रकार से अध्ययन करना होगा और क्या अध्ययन करना होगा? क्योंकि दो पार्टों में इतिहास के सिलेबस को विभाजित किया गया है। एक पार्ट किया गया है भारत का इतिहास, एक पार्ट किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप देखेंगे कि टोटल 20 सवाल आ रही हैं, तो लगभग में 8 सवाल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिल जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अध्ययन किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, यह समझना है। पहली चीज आपको कथाक्रम, कथाक्रम एवं कालक्रम पता होना चाहिए। क्या क्या? कथाक्रम और कालक्रम पता होना चाहिए। जब तक यहां का आपको कथाक्रम पता नहीं है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल नहीं बनेगा। यहां पर थोड़ा काम करना पड़ता है। जब आप इसको पढ़ने के लिए आते हैं, तब आपको काम करना होता है। क्या काम करना होता है? कथाक्रम तो यानी कि कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ये घटना हुई, इसके बाद में ये हुई, इसके बाद में ये हुई, इसके बाद में ये हुई। इस घटना का कारण क्या था, इस घटना का कारण क्या था, इस घटना का कारण क्या था, इस घटना का कारण क्या था। क्या ये दूसरे से इनका संबंध है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर संबंध है तो परिणाम क्या निकला। इस तरीके से यह कथाक्रम आपको पढ़ना होता है। कालक्रम, मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर 1999 में कोई एक घटना हुई, उसी समय और कितनी घटनाएं हुई, यानी कि रॉलेट एक्ट आया, उसके प्रत्यक्ष में या उससे पहले, उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कहां कहां पर हुई, किसका योगदान था, क्या परिणाम निकल के आया। यह होता है कालक्रम। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। यह हमेशा हमेशा एक एक्सपर्ट के द्वारा ही आपको सही तरीके से अध्ययन करने को मिल पाता है। यह मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप ये सोचे कि इतिहास की किताब खोली और रटना चालू कर दिया तो सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मेरे दोस्त, यह सच्चाई है। यहां पर आपको, आपके पास समय नहीं है तो जिसके द्वारा भी जुड़ रहे हैं, जहां भी जुड़ रहे हैं, उसको यहां पर काम करना पड़ता है, तभी सवाल बनते हैं।
और अगर एक बार आपको कालक्रम और कथाक्रम पता लग गया तो यहां से सवाल गलत भी नहीं होता है, यहां से सवाल गलत भी नहीं होता है। अगला अगर हम देखें इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत तो क्या आप देखेंगे व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा, यह समझना बहुत जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है और यहां से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। अगर इतना आपने अध्ययन कर लिया तो इतिहास से सवाल गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतिहास के सिलेबस से हम परिचित हो गए हैं, तो बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी और रुको, अभी और रुको। इतना अगर आप समझ रही हैं तो सिलेबस इतिहास का खत्म नहीं हुआ है। सिलेबस के आगे पीछे रहती हैं कुछ बातें जो साइलेंट होती हैं, जिनको समझना अति आवश्यक होता है। क्या स्वतंत्रता के बाद, इसके बाद में इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, एकीकरण एवं पुनर्गठन, एवं पुनर्गठन। एकीकरण कब हुआ? तो आप कहेंगे 1950 में, और पुनर्गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1956 में। तो 1950 से लेकर 1956 तक का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हो रहा है, किस अधिनियम के तहत में हो रहा है, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम को आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से संविधान में संशोधन हुए, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आपका इतिहास का सवाल जो सिलेबस है वो परिपूर्ण हो चुका है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो ये मान के चलिएगा कि इतिहास के सिलेबस से आप परिचित हैं, फिर आपसे सवाल इतिहास से गलत नहीं होगा। अभी हमने क्या बताया, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, अध्ययन कैसे करना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब पूरे सिलेबस पे, होल ओवर सिलेबस पे जब हम चर्चा कर चुके होंगे तब हम बताएंगे। अभी तो ये समझना है कि पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है? ठीक। और ये मत सोचिएगा कि ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है, ये मैं आपको बता दूं कि ये आरओ यारो का भी सिलेबस है। आरओ यारो इतिहास में भी आपको यही पढ़ना होगा मेरे दोस्त, यही पढ़ना है। आप ये मत सोचो कि ये पीसीएस के लिए है बात, नहीं, आरओ के लिए भी यही पढ़ना है, ठीक है? तो इतिहास से आप लोग परिचित हो गए। अगर इतना आपने पढ़ लिया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, इतिहास में सवाल किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, चाहे 25 आ जाए चाहे 30 आ जाए, 30 सवाल आ गए, आप 28 बनाने की एकदम पूरे तरीके से होंगे। ये 28 सवाल आप बना
बस इससे ना इतर होना है, ना भागना है, ना छोड़ना है। ये मत सोचना कि आज हमारा आपने देखा, कल दूसरे का देखा, परसों तीसरे का देखा और अगले दिन आप वही उसी तरीके से आ गए कि हड़प्पा से लेकर आप स्थल रख रहे हैं, हड़प्पा का आप सामाजिक पहलू पढ़ रही हैं, हड़प्पा का आप सांस्कृतिक पहलू पढ़ रही हैं, हड़प्पा का आप आर्थिक पहलू पढ़ रही हैं, हड़प्पा का आप प्रशासन पढ़ रही हैं, तो आप पीएचडी करिएगा। फिर आप पीसीएस में मत आइएगा, आप पीएचडी कीजिएगा। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सीमा में बंधकर अध्ययन कीजिएगा, सीमा में बंधकर, सीमाओं से बाहर मत जाओ। सीमाओं से बाहर जाकर जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो असफल हुए हैं, वो असफल हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीमाओं में रहकर अध्ययन कीजिएगा। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये केवल और केवल इतिहास का सिलेबस है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये पूरे पीसीएस का सिलेबस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास का सिलेबस है। जब सिलेबस को डिकोड करने आते हैं तो भाई मेरे समय लगता है, समय लगता है, क्योंकि एक एक बात को समझाना पड़ता है। हमने तो यहां पर सवाल आपके समक्ष नहीं रखे कि प्रश्न देखिएगा इस तरीके से यहां से आया, नहीं तो और लंबा समय लग जाता। तो हमने सोचा कि उन प्रश्नों की चर्चा जब हम लोग क्लास कर रहे होंगे तब की जाएगी, अभी सिलेबस पे काम किया जाए। तो घबराइएगा बिल्कुल मत। आज ये यूपी पीसीएस का परिणाम घोषित हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का, और आज ही हम लोग संकल्प लेते हैं, हाँ जल्द ही बताएंगे। मैं तो सोच रहा था कि आज पॉलिटी का भी करवा देते, लेकिन पॉलिटी का एक लंबा सिलेबस है और उसकी चर्चा आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय के अभाव के कारण। लेकिन कल हम ये काम करेंगे कि इस क्लास को हम 8 बजे रखेंगे और जिसमें ऑल ओवर हम सिलेबस की चर्चा कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, सामान्य विज्ञान भी होगा, भूगोल भी होगा, पर्यावरण भी होगा, सब कुछ सिलेबस में डिकोड करके आएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों का हमें साथ चाहिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा कि हाँ इसी तरीके से आप काम कीजिएगा। आपके प्रयास से ही हम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, मात्र और मात्र, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा, कोई बात नहीं। जो लोग असफल हुए हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं, सफलता आपके पास में है, बस सही दिशा में मेहनत कीजिएगा मेरे दोस्त, सफलता जरूर निश्चित मिलेगी आपको। और इसके बाद में हम एक रणनीति बताएंगे कि कैसे अब अध्ययन करना है, कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को एक साथ लेकर कैसे चले, इसकी भी हम चर्चा करें, ठीक है। हाँ दीप्ति मैम भी बताएंगी आपको सारी चीजें। तो आप लोग, मुझे इस बात का विश्वास है कि आपने इस सिलेबस को लिख लिया होगा, ये हम विश्वास मान के चलते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। कल हम इसी तरीके से उसका नाम क्या बोला जाता है,
भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, इन सभी विषयों का सिलेबस भी आपके समक्ष रखेंगे। वैसे तो हमारा ये मन था कि प्रश्न भी बीच बीच में बताते चलें, लेकिन समय अभाव के कारण प्रश्नों को हमने छोड़ दिया कि प्रश्न फिर क्लास में करवाते रहेंगे, बताते रहेंगे, एक बार सिलेबस को पूरा डिकोड कर दिया जाए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिएगा और इसी ऊर्जा के साथ में हम अपनी क्लास को विराम करते हैं कि आप लोग जरूर सफल होंगे, घबराइएगा बिल्कुल मत। इस सिलेबस से बाहर यूपीपीसीएस में इतिहास से सवाल नहीं जाएंगे, यह हमारा विश्वास। अगर प्रश्न बाहर जाए तो 2025 में आप सिलेबस सामने रखना और फिर हमसे बोलना कि ये बिंदुओं पर आपने बताया था, इन्हीं के आधार पर हमने अध्ययन किया, आपने हमको करवाया भी, फिर भी सवाल बाहर चला गया, इसका जिम्मेदार कौन? मैं स्वयं इसका जिम्मेदार हूंगा। ठीक है, ऐसा लेकिन होगा नहीं, ये मैं आपको सच बताऊं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।